नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म दैट इज क्लास 12th का फिजिक्स का 4th चैप्टर का 3rd वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। वी जस्ट इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक, सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, शुरू करें। सो when a charged particle q when a charged particle q moves with a velocity v inside a uniform magnetic field b, then the force acting on it is given as force is equal to charge, एक स्केलर क्वांटिटी है, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, q इंटू v क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। v क्रॉस b क्या होता है तुम्हारा? v इज द वेलोसिटी वेक्टर, जो तुम्हारा जिस डायरेक्शन में, जिस मैग्नीट्यूड में तुम्हारा ये चार्ज ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हमारा वेलोसिटी वेक्टर। और b क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। सो F इज इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b के बराबर हो रहा है। Force due to a magnetic field depends on the charge, the velocity and the magnetic field जहां पे हमारा रखा हुआ है। 1 Tesla is defined as the field which produces a force of 1 Newton when a charge of 1 Coulomb moves perpendicular in the region of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के परपेंडिकुलर जो तुम्हारा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट 1 न्यूटन फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि हमको पता है दैट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर v की वैल्यू ही जीरो हो गई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फोर्स विल बिकम जीरो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ only moving charges feel the magnetic force. The magnetic force is at its maximum value when v and b are perpendicular to each other, but because in this case the angle theta is 90 degrees. ठीक है, so तुम्हारा v क्रॉस b का मतलब क्या होता है? v क्रॉस b is given as तुम्हारा vb sin थीटा। vb sin थीटा के बराबर होता है, एंड sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और वो भी कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के बराबर हो तो तब तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू 1 निकल के आता है। ठीक है, सो यहां पे इज मैक्सिमम व्हेन तुम्हारा फोर्स इज 90 डिग्रीज। द मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तुम्हारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत तुम्हारी ये होती है कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट निकल के आता है ना, वो हमेशा दोनों के दोनों वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स को तुम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, उनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दैट मींस जिस प्लेन में तुम्हारा वेलोसिटी और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के उस प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारा फोर्स निकल के आता है। अंडरस्टूड? सो अगर मेरा देखो, अब इफ माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, इफ माई मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो हाथ को क्या रखूंगा मैं? ऐसे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ जा रहा है, हाथ को मैंने कर्ल कर दिया तो फोर्स मेरी तरफ आ गया। इसी मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ करो, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाथ को तुमने कर्ल कर दिया, फोर्स तुम्हारी तरफ जाएगा। हमेशा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नाउ if the velocity vector and the magnetic field vector are either parallel or anti-parallel to each other, then the force will become zero. ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्रीज। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्रीज। देयरफॉर अगेन योर फोर्स विल बिकम जीरो। ठीक है, नाउ the force, magnetic force acting on a charged particle moving with a velocity v through a magnetic field b is always perpendicular to v and b. ये फिर से रिपीट करते जा रहे हैं इसको। From the right hand thumb rule, the force F is perpendicular to velocity v and the magnetic field b. Hence, if it changes its path continuously. ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, इस एरिया में तुम्हारे पास क्या है? आई एम ड्रॉइंग सम मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रहा है? पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। आई एम क्रिएटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे। ठीक है, अब
इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। तुम्हारे पास एक चार्ज है Q, वो जो है अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। नाउ हाथ को रखो यहाँ पे, वेलोसिटी तुम्हारा राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इज गोइंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन, और चार्ज तुम्हारा क्या कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा नीचे की तरफ है। हाथ को कर्ल कर दो, करोगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो तुम्हारा जो वेलोसिटी, जो फोर्स है तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण तुम्हारा जो चार्ज है ऐसे टर्न करने लगेगा। सीधे जाना था उसे, इट वॉज सपोज टू गो स्ट्रेट, मगर क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, फोर्स दूसरे डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा जो चार्ज है इट इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ। हमेशा तुम्हारा चार्ज डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कौन सा पाथवे होता है जहां पे हमें हमेशा डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिखता है, अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अंदर ही तुम्हारा हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एवरी सिंगल लोकस, एवरी सिंगल पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर पाथ हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कराता रहेगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय द टैंजेंट, और टैंजेंट हमेशा क्या बोलते, चेंज होते रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In case of motion of a charged particle in a magnetic field, the magnetic field is perpendicular to the velocity of the particle. So no work is done. Hence, according to work energy theorem, its kinetic energy is zero. जब तुम्हारा ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। दस, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज प्रोड्यूस। तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो सेम रहता है, क्योंकि कोई काम हुआ नहीं है। दैट मीन्स अगर तुम्हारा एक चार्ज जो है तुम्हारा एक अंदर घुस गया है, उसके पास उसकी खुद की वेलोसिटी है, तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा फोर्स प्रोड्यूस करता है। इफ V and B are perpendicular to each other, then the particle will describe a circle. That means तुम्हारा वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, your velocity is in one direction, your magnetic field is in the perpendicular direction, तो हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। ऑलवेज एक सर्कल रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। एक सर्कुलर पाथवे जिस तरह से इन्होंने यहां पे दिखाया है, ये देखो, इट इज अ सर्कुलर पाथवे इसके अंदर, ठीक है। सो चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथवे। अगला, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, एक एंगल में है मान लो, ठीक है, देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी रिमेन्स अनचेंज्ड, as the motion along the electric field will not be affected by the magnetic field, affect नहीं करेगा। Then the motion of the particle in the plane perpendicular to B is as before a circular one, thereby producing a helical motion. तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में ट्रैवल नहीं करेगा। अगर तुम्हारा वो जो पार्टिकल है एक सर्टेन एंगल बनाता हुआ अंदर घुस रहा है, इफ इट इज क्रिएटिंग अ स्मॉल एंगल, फिर वो अंदर घुस रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा एक हीलिकल पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी रीड कर लिया था। अब यहां से हमें शुरू करना है। As centripetal force required for circular motion is provided by the magnetic force, so हमारा mv square upon r will become equal to q into v cross b, ठीक है। सो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है। सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। am I क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वेर्ड अपॉन आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, इज इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर हो गया। तो अगर हमें पता करना है कि कितना बड़ा रेडियस होगा मेरे सर्कल का, ऑल आई हैव टू डू इज आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी,
एक v और एक ये कट गया, तो क्या बचा, एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। क्लियर है ये बात? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स है तो बताओ। हाँ, अरे वो तो हम लोग डालेंगे, वो तो हम लोग अभी के लिए बस एक सिंपल, वी आर अज्यूमिंग दैट थीटा इज 90 डिग्रीज। ठीक है, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि थीटा 90 डिग्रीज है, तभी तो सर्कल बनेगा, वरना हीलिक्स नहीं बन जाएगा क्या? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सर्कुलर पाथवे है, सर्कुलर पाथवे का हमें रेडियस चाहिए। अगर सर्कुलर पाथवे का हमें रेडियस चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को 90 डिग्री से अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो सर्कुलर पाथवे मिलेगा। वरना अगर कोई और एंगल थीटा हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हीलिकल पाथवे हो जाएगा, इट विल बिकम अ हीलिक्स। हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। So, where m is the mass of the charged particle, ये जो m है, it is the mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, q is the charge of the charged particle, and b is the magnetic field. So, radius, जो radius तुम्हारा बनाने वाला है, उसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी mv अपॉन qb। इज इट फुली क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। Now, radius of the path of a charged particle is proportional to the momentum. P is equal to mv of the particle and inversely proportional to the magnitude of charge and the magnetic field B. In terms of kinetic energy K, the equation may be expressed as, ठीक है? So, हमारा जो kinetic energy है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? How will we write kinetic energy का फॉर्मूला? देखो, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, हाँ कि ना? हमें पता है एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर शुड बी इक्वल टू तुम्हारा क्यू बी वी, वी बी या फिर बी वी जो भी हो जाए तुम्हारा। ठीक है, नाउ यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों के दोनों साइड में 1/2 डाल दिया, हाँ कि ना? फिर उसके बाद इस आर को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 तुम्हारा यहां पे क्यू बी, क्यू बी वी है ना, आर। ठीक है, एनी डाउट्स यहां तक? ओके, अब दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एक सेकंड रुको। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। सो नहीं, हो गया आंसर। सो तुम्हारे पास क्या मिला, ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू बी वी आर, है ना? अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर विल बिकम इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, वी कहाँ गया, हम्म यहाँ पे देखें। सो मैंने थोड़ा डिलीट कर दिया थोड़ा बहुत। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर हो गया। ठीक है, सो क्या ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम वी? एम वी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, इज इक्वल टू पी के बराबर होता है। नाउ एम वी इज इक्वल टू तुम्हारा एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम हो गया तुम्हारा। अब तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे।
आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी लिख सकता हूं, है ना। आर इज इक्वल टू पी अपॉन आर इज इक्वल टू तुम्हारा पी अपॉन क्यू बी हो गया। एक सेकंड रुको, ठीक है। ओके, सो इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा पी, नहीं कैसे होता था ये। हम्म, कितनी बार सॉल्व किया मैंने ये डिराइव करने के लिए आता है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। हम्म, ठीक है, मिल गया। सो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। हाँ, इज नाउ के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर्ड, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। सो दोनों साइड को क्या करो, के एम इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टू के एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा एम वी द होल स्क्वायर हो गया। सो एम वी इज इक्वल टू रूट अंडर टू के एम। के क्या है तुम्हारा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखा। दोनों साइड को हम लोगों ने यहाँ से m से मल्टीप्लाई किया। वो दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने दोनों के दोनों साइड में टू, ये टू जो है यहाँ पे लेके आ गए, तो हमें एम वी द होल स्क्वायर मिल गया। और m यहाँ पे तुम्हारे पास इज इक्वल टू p के बराबर आ गया। अब इस फॉर्मूला को इसमें डाल दो, देयरफॉर r इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर टू के एम अपॉन क्यू बी के बराबर हो गया। बेटर, ये फॉर्मूला कहां से आया समझ में आ रहा है। दिस इज योर ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हमें मोमेंटम की वैल्यू लिख दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दो। काइनेटिक एनर्जी को किसी तरह से मोमेंटम के फॉर्मेट में लिखो, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एम वी की वैल्यू तुम्हारी रूट अंडर टू के एम हो गया। तो बेसिकली ये चीज याद रख लेना, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रूट अंडर टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एम के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। अंडरस्टूड, इसी से हमारा निकल के आ रहा है। अगला, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इन इज गिवन बाय, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा टाइम पीरियड। सो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें चार्ज स्पीड का चार्ज का स्पीड हमें पता है। चार्ज का स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने का मतलब है एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट हो गया, टू पाई आर अपॉन, एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी, है ना। सो टी इज इक्वल टू तुम्हारा टू पाई आर अपॉन वी के बराबर हो गया। नाउ अब यहां पे हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर होता है ना। वी नो दैट आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू पाई अपॉन वी एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है।
यहां तक कोई डाउट है? अब ये v और v कट गया। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू बी था, एम वी अपॉन क्यू बी से मल्टीप्लाई किया, v और v कट गया, तो तुम्हारे पास क्या मिला, 2 पाई m अपॉन क्यू बी मिल गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया। डेरिवेशन करना सीखो, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, भूल जाओगे डेराइव करना। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें और क्या पता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो है तुम्हारे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देखो इस पूरे के पूरे फॉर्मूला के अंदर क्या हो रहा है, द वेलोसिटी इज गेटिंग कैंसिल्ड, वेलोसिटी कैंसिल हो जा रहा है, तो टाइम पीरियड तुम्हारे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। सो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। टी की वैल्यू तुमने अभी भी निकाली, डाल दो इसके अंदर, 2 पाई अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो 2 पाई कट गया, सो क्यू बी अपॉन m के बराबर हो गया, है ना। देखो क्यू बी अपॉन m, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f के बराबर होता है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f के बराबर होता है। सो f इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई, या फिर 1 अपॉन टी भी कर सकते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई, सेम वैल्यू ही मिलने वाला है। क्यू बी अपॉन 2 पाई m के बराबर हो गया। टाइम पीरियड क्या था तुम्हारा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। वाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। अगला, क्या क्या फॉर्मूलास हमारे निकल के आए, सबसे पहले हमारा सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी वी के बराबर हो गया। उसके बेसिस पे हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू निकाल दी। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे रेडियस की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर क्या निकाला, रेडियस के बाद टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी निकाली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला। समझ में आ गया? ये धीरे धीरे करके तुम्हारे अलग अलग पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो एक चेकलिस्ट बना लो। तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, तुम्हारे सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहला हो जाएगा एम वी स्क्वेर्ड अपॉन आर शुड बी इक्वल टू क्यू वी बी। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बस, एम वी स्क्वायर अपॉन आर तुम्हारा क्यू वी बी के बराबर होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, या फिर आर इज इक्वल टू तुम्हारा रूट अंडर 2 ke एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन वी अपॉन वी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 पाई r के वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, कट गया तो क्या बचा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई f इज इक्वल टू 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई m, दोनों के दोनों कट गए, सो क्यू बी अपॉन m। ठीक है, दिस इज द फाइनल चेकलिस्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस हमारा फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट।
ये हमारा पूरा का पूरा चेकलिस्ट हो गया हमारे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। ये पीडीएफ में तुम लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट्स के साथ पूरा का पूरा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है ताकि मैं साइड में भी लिख सकूं। ठीक है, नाउ एंगुलर स्पीड तो हमारा हो गया। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज व्हाट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये निकाल दिया है, क्यू बी अपॉन एम, ये निकाल चुके हैं, ये अलग तरीके से निकाल रहे हैं बस। ठीक है, अगला, फॉर अ हेलिकल पाथ द डिस्टेंस मूव्ड along the magnetic field in one rotation is called the pitch. That means यहां पे देखो पिच कैसे निकलता है, दिखाता हूं मैं। तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ना। सो बेसिकली एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए ऐसे जा रहा है वो, है ना, इट इज गोइंग लाइक दिस। सो एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, या फिर यहां से लेके यहां तक, या फिर तुम्हारा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट द पिच। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना वर्टिकल डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कितना तुम्हारा आगे की तरफ जा रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल along the magnetic field in one rotation is given as पिच। समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। सो वी पैरेलल, आगे की तरफ कितना जा रहा है, देयर इज अ वेलोसिटी, पार्टिकल तुम्हारा घूम के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जितना टाइम लग रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय टी के बराबर हो जाएगा। सो पिच इज इक्वल टू वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो v पैरेलल का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई m v पैरेलल अपॉन क्यू बी। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें दिया रहेगा, समझ में आ गया। सो दिस बिकम्स अवर पिच इज इक्वल टू, क्लियर हो गया ये बात। सो कितना तुम्हारा डिस्टेंस कवर होते जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा पिच। क्लियर है ये, अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन क्या होता है तुम्हारा पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+. A proton and an alpha particle accelerate through same potential difference, enter in a region of uniform magnetic field with their velocities perpendicular to the field. Perpendicular to the field मतलब बिल्कुल 90 डिग्रीज है, दैट इज एक सर्कुलर पाथ में ही ट्रैवल करेंगे ये लोग, है ना, दे विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। कंपेयर द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर होता है। सो यहां पे दोनों का काइनेटिक एनर्जी कुछ तो सेम दे रखा हुआ है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम है, दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, देखो, लेट द मास ऑफ द प्रोटॉन बी m एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज e प्लस e। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने तुम्हारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, हीलियम के पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ओवरऑल तुम्हारा ये क्या हो गया, मास किसके बराबर हो गया तुम्हारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मास मान लो, 4m की तरह लिख सकते हैं, 4m हो जाएगा। चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, +2q। ठीक है, 2e के बराबर हो गया तुम्हारे पास। व्हेन अ चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज v, देन इट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर हो जाता है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। द पोटेंशियल एनर्जी दैट इट एक्वायर्ड when it was traveling through the potential difference will be used as the electric field as it moves forward. So ये है तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है। नाउ अब यहां पे देखते हैं, मोमेंटम इज गिवन एज, सो हमें पता है एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना, रूट अंडर
2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, R इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन तुम्हारा क्यू बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके बाद एक और कर सकते हैं, रूट अंडर 2m क्यू इंटू वी अपॉन, क्योंकि ये है ना, तो इसको हम लोगों ने यहां पे डाल दिया, रूट अंडर 2m तुम्हारा क्यू वी अपॉन क्यू बी के बराबर आ गया तुम्हारे पास। यहां तक क्लियर है, 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। अब एक काम करते हैं, विल बेसिकली ब्रिंग दिस क्यू बी इनसाइड द रूट। क्यू बी को रूट के अंदर लेके जाते हैं, रूट के अंदर लेके आएंगे तो क्या करेगा, हाँ, ए रूट अंडर ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए अपॉन बी स्क्वायर। रूट अंडर ए अपॉन बी स्क्वायर तो रूट अंडर ए अपॉन बी होगा। अगर तुम्हें इस क्यू बी को इस रूट के अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। रेडियस इज इक्वल टू तुम्हारा रूट अंडर 2m क्यू वी अपॉन तुम्हारा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। एक क्यू और नीचे ये वाला कट गया, तो तुम्हारा हो गया रूट अंडर 2m वी अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि सारे के सारे जो वैल्यू से आसानी से कैंसिल होते जाए। नाउ रेडियस ऑफ तुम्हारा प्रोटॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रूट अंडर 2m की वैल्यू तो m ही है तुम्हारे पास, v अपॉन तुम्हारा क्या है 2m, ये जो v तुम्हारा ये वोल्टेज है, ठीक है, v अपॉन चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज तुम्हारा e मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। रेडियस ऑफ तुम्हारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m इंटू वी अपॉन तुम्हारा 4e इंटू बी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, व्हाट विल यू गेट, तुम्हारे पास यहाँ पे हो गया r of p अपॉन r of alpha इज इक्वल टू रूट अंडर 2mv अपॉन तुम्हारा ई बी स्क्वायर द होल अपॉन तुम्हारा रूट अंडर 2 8m 8 वी अपॉन 4e b स्क्वायर। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे को एक ही रूट के अंदर लेके जाते हैं, r of p अपॉन r of alpha इज इक्वल टू द होल रूट अंडर 2mv अपॉन ई बी स्क्वायर द होल अपॉन 8mv अपॉन 4e बी स्क्वायर कट गया, वी कट गया, एम कट गया, तुम्हारा ई कट गया, क्या बचा यहाँ पे 4 2 8 हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 थोड़ी होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, टू गलत कर दिया, यहाँ पे 2e हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी तुम्हारे पास चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज तुम्हारा यहाँ पे 2e। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 8mv अपॉन 2e b स्क्वायर, ये और ये कट गया, e और e कट गया, 2 ये 4 हो गया, m और m कट गया, इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, रूट अंडर 2/4 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/2, है ना, रूट अंडर 1/2 या फिर तुम्हारा 1/√2 के बराबर हो गया। सो r of p अपॉन r of alpha इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर तुम्हारा r of alpha इज इक्वल टू √2 r of p। समझ में आ गया, r of alpha इज इक्वल टू तुम्हारा √2 r of p आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है हमारी भी। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा रेडियस निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने धीरे 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 इसको थोड़ा आसान करने का कोशिश किया। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा हुआ था,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी के बारे में हमें पता है, ये कहां से आया वो बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। इट गेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू वी के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यू वी के बराबर हो जाएगी तुम्हारे पास। सो हमें पता है कि एम वी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर तुम्हारा 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह तुमने क्यू वी लिख दिया है, फिर उसके बाद इसको पूरा का पूरा रूट के अंदर लेके आ रहे हो तो तुम्हें रूट अंडर 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर के बराबर मिल गया, जिसके कारण तुम्हारा आर ऑफ प्रोटॉन और आर ऑफ अल्फा निकल के आ गया। तुमने इन दोनों को एक बड़े से रूट के अंदर डाला, जो भी वैल्यूज थे उनको तुमने काट दिया, तो तुम्हें 1/√2 मिल रहा था। देयरफॉर आर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 के बराबर आ रहा था। एंड फाइनली आर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू √2 टाइम्स आर ऑफ प्रोटॉन। सो किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस ज्यादा है? हाँ, अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है ना, ऑब्वियसली √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय 1.414 होता है तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। सो a beam of protons with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meters per second enter a region of uniform magnetic field of 2 tesla। so हमें अगले पेन से लिख देता हूं, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पास है v इज इक्वल टू 4 into 10 to the power of 5 meters per second enters in a region of uniform magnetic field of b is equal to तुम्हारे पास क्या है, b is equal to तुम्हारे पास है 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारा सर्कुलर पाथ होगा बे, किस तरह का पाथ होगा बताओ, सर्कुलर पाथ होगा कि नहीं? हाँ, हो, क्यों नहीं होगा? परपेंडिकुलर नहीं है, एग्जैक्टली। तो थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 60 डिग्रीज दे रखा हुआ है, विच मीन्स दैट एक हीलिक्स का पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे जाने वाला एक पाथवे तुम्हारा फॉलो हो जाएगा। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन बीम एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। सो रेडियस भी निकालना है हमें और पिच भी निकालना है हमें। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला तो तुम्हारा वही होगा, क्या बोलते हैं तुम्हारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है। सबसे पहले देखो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द फील्ड। ठीक है, तुम्हारे पास कैसे देखना है इसको वो दिखाता हूं मैं। ठीक है, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है enters the region of uniform magnetic field of 0 point, the velocity makes an angle of 60 degrees। so तुम्हारे पास लेट्स अज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस तरफ से जा रहा है और तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, सो द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद ईच अदर। हाँ कि ना? सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है, ऐसे तुम्हारा जो जा रहा है, दिस इज योर वेलोसिटी एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, है ना? सो हमारे पास इस वेलोसिटी वेक्टर को दो अलग अलग भागों में बांटना है। ठीक है, ये हमारा एंगल है 60 डिग्रीज, तो मैं इसको बांटने वाला हूं v cos 60 डिग्रीज, जो उसे एक्चुअली आगे की तरफ लेके जा रहा है, और v sin 60 डिग्रीज जो उसके रोटेशन में काम कर रहा है। ठीक है, सो v cos 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, cos 60 डिग्रीज इज हाउ मच 1 बाई, तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे v/2 निकल के आ गया। v sin 60 डिग्रीज हो जाएगा तुम्हारा v√3/2। ठीक है, तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज निकल के आ गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज प्रोपोगेटिंग द चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड। ठीक है, सो द यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल component of velocity is propagating the charge
हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ा के लेके जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है? इज पार्टिसिपेटिंग इन द सेंट्रिपिटल मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट जो है तुम्हारा सेंट्रिपिटल मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट इज इन द ठीक है, सेंट्रिपिटल मोशन में तुम्हारा काम करते जा रहा है। आगे क्या करना है और क्या क्या दे रखा है वो हमें निकालना क्या क्या था? हमें हमें निकालना था आर और पी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के बराबर होता है। ठीक है, एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ये वाला जो कंपोनेंट है, हाँ, b√3/2 हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो r की वैल्यू निकाल दें। r की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या जा रहा है हमारा? अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स। सो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, -24 ग्राम या फिर -27 kg मास ऑफ अ प्रोटॉन। हाँ, 27 होता है। यस, नहीं, वो चार्ज होता है रे। 1.6 इंटू 10 माइनस, वो 11 भी नहीं होता। 11 तुम्हारा क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल है। 6.02, 6.6 इंटू 10 माइनस 6.022 इंटू 10 नहीं, नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। v की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। v इज वेलोसिटी क्या था हमारे पास? 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁻5√3/2, या फिर 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मीटर्स पर सेकेंड निकल के आ गया। मीटर्स पर सेकेंड। अगला फिर क्या है हमारे पास? m हो गया, ये हो गया। q की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b का वैल्यू है हमारा 0.3 टेस्ला। 0.3 टेस्ला। ये सारे के सारे वैल्यूज को इसके अंदर घुसा दो, धीरे धीरे करके घुसाते जाओ। सो एम वी अपॉन क्यू बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 2 इंटू 10⁻23, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 0.3। सारे के सारे वैल्यूज डालने पर हमें रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेशन तुम लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, यू आर गेटिंग 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अगला फिर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज गिवन एज द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन। क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि अगर हमें हॉरिजॉन्टली कितना तुम्हारा मूव कर रहा है, पिच निकालना है, तो हमारा क्या होता है? पिच का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली जा रहा है, दैट इज v/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है, सो इन ये तो सारे के सारे वैल्यूज को तुमने क्या कर दिया? यू पुट इन द फॉर्मूला ऑफ तुम्हारा R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? 2πm अपॉन क्यू बी। 2πm अपॉन क्यू बी, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 2πm अपॉन क्यू बी के बराबर है। ठीक है, सो इसके अंदर 2 पता है, पाई पता है, m पता है, q पता है, b पता है। टाइम पीरियड निकाल लोगे? निकाल लिया ना? अब पिच का फॉर्मूला क्या होता है? v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। यहां पे v पैरेलल की वैल्यू क्या है? v/2। ठीक है, v cos थीटा इज इक्वल टू v cos 60 डिग्रीज इज इक्वल टू v/2 के बराबर हो गया। इज इट इक्वल टू v/2? है ना? सो तुम्हारे पास पिच की वैल्यू हो जाएगी v/2 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू v/2 मल्टीप्लाइड बाय 2πm अपॉन क्यू बी। इसके अंदर अपने सारे के सारे वैल्यूज को डालो, पिच का वैल्यू भी तुम्हारा निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच कमिंग आउट टू बी? 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ कि ना?
हम्म टाइम पीरियड उन्होंने, ओ इन्होंने अलग तरीके से निकाला, हम लोग अलग तरीके से निकाले, 2 पाई भी सही है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। टॉपिक प्रैक्टिस 2 तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड को। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लोरेंस फोर्सेस। ठीक है, लोरेंस फोर्सेस क्या क्या होते हैं हमें समझना है। सपोज अ पॉइंट चार्ज q is moving in the presence of both electric and magnetic fields. Let q be the magnitude of the charge, v be the velocity of the point charge, and b be the magnetic field, and e be the electric field. We have studied two kinds of forces that can be exerted on an electrically charged particle. एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स. The electric force is given as F is equal to into Q into E. ठीक है, and the magnetic force is given as Q into V cross B. The sum of these two forces represents the net force that can be exerted on a charged particle due to the presence of electric and magnetic fields. This net force is called the Lorentz force. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हमारा Lorentz force बोलते हैं. What is Lorentz force? Lorentz force is the electric force and the magnetic force, the sum of the electric and magnetic forces acting on a charged body when it is moving through an electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आते हैं तुम्हारे पास. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा एक चार्ज ट्रैवल कर रहा है, वो चार्ज तुम्हारा क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, सो Q मल्टीप्लाइड बाय E प्लस Q इंटू V क्रॉस B, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोरेंस फोर्स. Q दोनों के अंदर कॉमन है तो हम लोग Q को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाय E प्लस B क्रॉस B के बराबर तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है. फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट दैट ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाती है, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है. अंडरस्टूड? सो टॉपिक प्रैक्टिस 2 को होमवर्क पे मेरे को करके दिखा देना, मंडे तक का टाइम है तुम्हारे पास. नाउ, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होता है देख रहे थे. अब हम लोग पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, कंडक्टर के ऊपर, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर चार्ज, एक पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर तुम्हारा कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो सबसे पहला, when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then due to the motion of the free electrons inside the conductor, a magnetic force acts on it. एक मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा एक्ट कर रहा है. तुम्हारा जो कंडक्टर है वो क्या है, कंडक्टर इज नथिंग बट अ कंटेनर वेयर तुम्हारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स इट. एक छोटा सा नदी की तरह है जहां पे सारा का सारा पानी तुम्हारा फ्लो कर रहा है, उसी तरह से कंडक्टर क्या है, इट्स अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स जब लगता है, कंडक्टर के ऊपर एज अ होल फोर्स लगने लगता है. अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स में अगर फोर्स लग रहा है तो पूरा का पूरा नदी पे फोर्स लगेगा. ठीक है, उसी तरह से तुम्हारे कंडक्टर के अंदर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा कंडक्टर है उसके ऊपर एक साथ फोर्स लगेगा. ठीक है, सो यहां पे लेट अस कंसिडर अ पोर्शन ऑफ लेंथ L एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I. ठीक है, तनिष्क सो मच, क्लास में बैठ, तुम झटके से उठे. ठीक है, सो लेट द मैग्नीट्यूड बी in the plane of paper directed upwards and making an angle of theta with the direction of the velocity of electrons. ठीक है, सो क्या हो रहा है, तुम्हारा कंडक्टर को तुमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक डायरेक्शन में प्लेस करके रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा जो करंट है इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है.
हमको पता है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा है, ठीक है। लेट लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume in the conductor and vd be the drift velocity. Drift velocity जानते हो ना, the velocity with which an electron is traveling inside a container is known as drift velocity. drift velocity का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मगर नॉर्मल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे वो ठीक है, वो तुम किसका, तुम ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी का फॉर्मूला बोल रहे हो। वी डी का अलग से एक फॉर्मूला होता था। हाँ हाँ बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो पीछे, पीछे खोल के देखो, चेक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों का मिला के एक तुम्हारा फॉर्मूला बनता था। कल ही एग्जाम दिए हो तुम? हाँ, क्यू ई टाउ अपॉन एम, है ना। क्यू मतलब चार्ज, ई तो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ई टाउ, ई टाउ अपॉन एम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है बीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको भी थोड़ी देर के लिए याद करके रखते हैं। नाउ लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर एंड वीडी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the relation F is equal to Q into V cross B, where Q is equal to E is the charge of an electron. However, however the conductor makes an angle theta with the magnetic field B measured from the conductor towards B, then the magnitude of the force on each electron is given as what? तुम्हारा E into VD into B sin theta। हमें पता है कि क्या होता है, F is equal to Q V क्रॉस B होता है, या फिर F is equal to Q V B साइन थीटा होता है ना। F इज इक्वल टू तुम्हारा क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, E के बराबर है, और V की वैल्यू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है ना। और थीटा क्या है हमारा, द एंगल बिटवीन V एंड B, इन दोनों के बीच का एंगल है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। सो हमारा नया फोर्स क्या निकल के आ रहा है, हाँ, E वी डी बी साइन थीटा के बराबर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है ना। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं बस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो एक कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब पे कितना फोर्स लग रहा है विल बी इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे n न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन में 10n न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स में 1000n न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगा, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा फोर्स जो है एक तरह से अक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। सो हमें पता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ l ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन एज NaL। n क्या था तुम्हारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पर वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी का मतलब था ना बेसिकली। हाँ, सो एन ए एल का मतलब क्या हो जाएगा, सो हमें पता है एन इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के हिसाब से, और हमें पता है ए एल इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। सो एन ए एल का मतलब क्या हो जाएगा, total number of electrons. NaL will become equal to the total number of electrons. The total force on the free electrons and hence on the length of the conductor is given as how much? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहां पे, E वी डी F इज इक्वल टू E वी डी बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई N A L EVD sin theta. That is, this is what, this is the force acting on one single electron, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। and this is the number of electrons. So force acting on one electron multiplied by the total number of electrons, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब इसको थोड़ा बहुत ना
ऐसे थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं। नाउ हमें पता क्या है, NEAVD BL साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो है, ये सारे के सारे वैल्यूज को मैं कॉमन लेने वाला, देखो N तुम्हारा यहाँ पे EAVD, NEAVD I के बराबर होता है एग्जैक्टली। सो F इज इक्वल टू NEAVD BL साइन थीटा, हाँ कि ना। NEAVD क्या हो जाएगा तुम्हारा, करंट I के बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू NEAVD के बराबर होता है। सो IBL साइन थीटा। अब IBL साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I इंटू L क्रॉस B। सो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। ILB या फिर ILB साइन थीटा के बराबर तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। अलग नहीं, नहीं अलग अलग होता है। देखो एल क्रॉस बी तुम्हारा, एल किसके बराबर है, एल तुम्हारा कंडक्टर के लेंथ के बराबर है। कंडक्टर का लेंथ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। यहां पे V इज रिप्रेजेंटेड बाय L एंड B तो तुम्हारा B होता ही है, V क्रॉस B होता है, तो L क्रॉस B निकल के आ रहा है। ठीक है, L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। L तुम्हारा, अब डायरेक्शन कौन दिखाएगा पता है तुम्हें, करंट ही तुम्हें डायरेक्शन दिखाने वाला है। V क्रॉस B की जगह हमारा करंट का था, इस यहां पे भी तुम्हारा जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। सो L क्रॉस B विल बी, L विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, B विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कर रहे हैं बस, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई एल क्रॉस बी, फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारा आई एल क्रॉस बी के बराबर हो गया। समझ में आ गया किस तरह से मैंने कनेक्ट किया, लेंथ, पाथवे फॉर इलेक्ट्रॉन्स, पाथवे फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज तुम्हारा क्या, वेलोसिटी। हाँ, यहां पे तुम्हारा वेलोसिटी के बराबर हो रहा है। सो एल की जगह वी आ गया तुम्हारे पास, क्यू वी बी की जगह तुम्हारे पास क्या आ गया, आई एल बी साइन थीटा। समझ में आ गया। इसको थोड़ा बहुत अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग पूरा पूरा का पुराना फॉर्मूला मिल जाएगा। सो यहाँ पे वो भी दिखा देता हूं, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के बराबर होता है। आई क्या होता है तुम्हारा, Q/T LB साइन थीटा, Q इंटू L/T क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, Q इंटू V क्रॉस B, L/T इज इक्वल टू V होता है। सो हमें इसी फॉर्मूला से हमारा Q इंटू वी क्रॉस बी मिल गया। रटना नहीं है, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये सब कुछ तुम्हारे बुक पे नहीं लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा PDF ही मैं आज नोट्स की तरह डाल दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। सो जिस किस तरह से हमारा यहाँ पे ILB साइन थीटा से हमें क्या मिल रहा है, Q इंटू वी क्रॉस भी मिल रहा है, सेम फॉर्मूला निकल के आ रहा है तुम्हारे पास। आगे जाते हैं नाउ, अगेन तुम्हारा यहाँ पे इफ थीटा इज 0 डिग्री, साइन थीटा 0 होता है तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देन F इज इक्वल टू ILB साइन 0 इज इक्वल टू 0। It means that the conductor placed parallel to the direction of the magnetic field experiences zero force। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तुम्हारा फोर्स बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली जब 90 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स होगा। सो द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर विल बी F max इज इक्वल टू ILB, खत्म। क्योंकि साइन 90 डिग्रीज तो 1 ही हो रहा है तुम्हारे पास, सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। नाउ it means a conductor placed perpendicular to the direction of magnetic field experiences the maximum force। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं,
रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे कैसे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड आउट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। सबसे पहला हो गया हमारा राइट हैंड पाम रूल, या फिर हमारा राइट हैंड थंब रूल के बराबर। ठीक है, सो क्या करो, तुम्हारा जो करंट है, राइट हैंड पाम रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड palm such that the thumb points in the direction of current, the stretched finger in the direction of magnetic field, then the force on the conductor will be perpendicular to the palm in the direction of pushing। ये मेरे को बहुत इतना खास लगता नहीं है। I would suggest you still do the current और ऐसे वाला। ठीक है, दैट इज तुम्हारे पास अगर यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, यू हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, और तुम्हारा जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या करो, अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रख दो, है ना, करंट के डायरेक्शन में है, अपने हाथ को घुमाओ, ठीक है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स कहां पे एक्सपीरियंस करेगा वो, ऊपर। दैट मीन्स तुम्हारा पूरा का पूरा जो कंडक्टर है स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर तुमने इसी का ही क्या किया, यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में करो, अगर तुमने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगेन तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो, ठीक है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने पाम को दिखाओ, फिर उसके बाद कर्ल करो, कर्ल करने के बाद क्या मिलेगा, तुम्हारा स्क्रीन के अंदर जा रहा है अब तुम्हारा कंडक्टर, द कंडक्टर इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। समझ में आ रहा है? सो डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग योर हैंड्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते ही ऐसे ही है हम लोग। ठीक है, दो अगर चीजों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे ही तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है। क्लियर हो गया कैसे करना है? ये जो पाम वाम जो है ये बेसिक वेक्टर्स में जाया करो बस, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ए इस डायरेक्शन में है, बी तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी अगेन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ए इस डायरेक्शन में है और बी नीचे की तरफ है, फोर्स तुम्हारी तरफ लगेगा, खत्म। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, काफी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये एक्सप्लेन करने बोला जाता है, ठीक है, हाँ ये 1-2 नंबर का आता ही है, ये पाम रूल वाम रूल कुछ नहीं आता। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर इसी तरह से चलता है तुम्हारा, जो डीसी मोटर होता है ना तुम्हारा, ये जो फैन हो गया, तुम्हारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई, वो सारे के सारे तुम्हारे लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से चलते हैं। नाउ if the forefinger, the middle finger and the thumb of the left hand are stretched perpendicular to each other, इस तरह से, तो तुम्हारा अगर ये वाला जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, अगर ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये जो मिडिल फिंगर है ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो थंब होगा क्या करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तुम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये है ना, 10th क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन था, कोई ऐसा कुछ और ज्यादा तुम लोगों को पढ़ना नहीं था। So this is what, this is the direction in which the force, the magnetic field and the current flow। समझ में आ गया? अगला, a 3 centimeter coil, 3 centimeter wire carrying a current of 10 amps is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। ठीक है, now the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला। solenoid की खासियत क्या होती है, उसके अंदर क्या यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा उस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड क्या होता है तुम्हारा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, नहीं गलत हो गया, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। सो अभी इसकी जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी कभी कभी निकालना आ सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन को करते हैं। सो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.03 मीटर्स, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 10 एम्पियर, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है तुम्हारे पास 0.27 टेस्ला।
मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारे पास B इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला के बराबर। ठीक है, ये तीनों के तीन इंफॉर्मेशन आ गई। और हमें परपेंडिकुलर बोला है ना, इज प्लेस्ड इनसाइड अ परपेंडिकुलर सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। दैट इज तुम्हारे पास जो सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड का एक्सिस कैसा दिखता है तुम्हारा, सोलेनोइड का एक्सिस यहाँ पे होता है। इस सोलेनोइड के परपेंडिकुलरली हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो कंडक्टर है इसको प्लेस करके रखा हुआ है, ऐसे ऐसे प्लेस करके रखा हुआ है। दैट इज तुम्हारे दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस तरह से जा रहा है और करंट तुम्हारा इस तरह से जा रहा है। सो थीटा विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। सो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि साइन थीटा तो हम लोग हटा सकते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.27 मल्टीप्लाइड बाई 10। 27 इंटू 3 कितना होता है तुम्हारे पास, हाँ, 27 इंटू 3 जार 0.0081 मल्टीप्लाइड बाई 10, या फिर तुम्हारे पास 0.081 इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन्स। समझ में आ गया, यही तुम्हारा निकल के आ रहा है, हाँ, 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, अगला, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम्स। ठीक है, मास तुम्हें दे रखा हुआ है 0.2 केजीज के बराबर, एंड लेंथ तुम्हें दे रखा हुआ है 1.5 मीटर्स, कैरीज अ करंट ऑफ तुम्हारा 4 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही इंफॉर्मेशन को लिख दिया करो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने टाइम को, अपने आंसर्स को लिखते जाओ। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ तुम्हारा बी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, अच्छा बी दिया नहीं रखा है तुम्हारा, सिर्फ बी लिखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो क्या क्या हमें दे रखा हुआ है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। नाउ अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम्स या फिर 0.2 केजी ऑफ लेंथ तुम्हारा 1.5 मीटर्स कैरीज अ करंट 4 एम्प्स का। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करोगे इसको, उस कंडक्टर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ। कंडक्टर का खुद का वेट उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और हमें बताया गया कि कंडक्टर फ्लोट कर रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स डाल रहा है। लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, दैट इज लिटरली यहाँ पे अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सो लाइक दिस, देखो तुम्हारे पास इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मेरा कंडक्टर, कंडक्टर को मैंने ऐसे प्लेस करके रखा हुआ है। ठीक है, आई हैव प्लेस द कंडक्टर लाइक दिस। ठीक है, हम्म, यहां पे इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले रखा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा ले रखा है। ठीक है, एक्चुअली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारा वर्टिकल हो रहा है, अभी बस समझने की कोशिश करो। ठीक है, कंडक्टर ऐसा हो गया, कंडक्टर के अंदर करंट तुम्हारा कैसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया। अपने लेफ्ट हैंड रूल को लगाओ, तुम्हारा करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो फोर्स नीचे लग रहा है, तो हमारा ये वाला ओरिएंटेशन गलत है। करंट को अगर तुम ऐसे कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, करंट तुम्हारा अपनी तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, तब फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अलाइन कर देते हैं ऐसे, डायग्राम को करेक्ट करना, दैट इज यू हैव टू विजुअलाइज द डायग्राम। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लुक एट दिस, दोनों के दोनों डायग्राम को एक साथ देखो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में है ना, सॉरी इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो करंट है, करंट तुम्हारा क्या कर रहा है, करंट तुम्हारा लेट्स से नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं हमारा हमें फोर्स ऊपर चाहिए, तो करंट को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, करंट तुम्हारा एक डॉट की तरह ले लेते हैं, बाहर निकल के आ रहा है,
सो फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया, फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ लगेगा। वी आर अज्यूमिंग दैट द एंगल बिटवीन द current in the conductor and the magnetic is 90 डिग्री। दे रखा है ना हमें, क्यों नहीं दे रखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है, देखो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्या फर्क है तुम्हारा, अरे तुम्हारा देखो अगर लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वी ओनली वांट द मैग्नीट्यूड। देखो अगर तुम्हारा यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, देखो इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो तुम्हारा करंट को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ आना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या करना पड़ेगा, करंट को तुम्हारे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही है। एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, 90 डिग्रीज हो गया, हमें बस इतना ही चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अगला क्या मिलेगा हमें, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, द कंडक्टर will experience two forces. One, number one, downward force mg नीचे की तरफ, नंबर टू अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो एफ एम समझ में आ गया। अब एफ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ एम की वैल्यू होती है तुम्हारी आई एल बी, थीटा तो 90 डिग्रीज है, हाँ कि ना, नाउ एम जी तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर द कंडक्टर टू फ्लोट, फॉर द कंडक्टर टू फ्लोट, ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, दैट इज तुम्हारा एफ एम शुड बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू, वेट के बराबर होना चाहिए, दैट इज आई एल बी शुड बी इक्वल टू एम जी के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ तुम्हारा एम जी के बराबर हो गया, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी अपॉन आई एल, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही पूछा है तुमसे, तुम उतर देखो, इसको अगर बहुत और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना होगा तो वो तुम्हें डायरेक्शन भी दे देंगे, ठीक है, हाँ कौन से डायरेक्शन में तुम्हारा मूव करेगा वो भी तुमसे पूछेंगे। राइट नाउ दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अगर पूछा गया है, देन व्हाट डू, यू मेक श्योर दैट द एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है, एंगल को 90 डिग्री रख दो। अभी भी एक और बार लास्ट टाइम बता रहा हूं, देखो वेट तो नीचे के डायरेक्शन में ही रहेगा, वेट को कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, वो उसका फोर्स जो है नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा लेफ्ट से हॉरिजॉन्टल है, इतना पता है, लेफ्ट से अगर राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लेफ्ट से राइट में डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट तुम्हारा अंदर आना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट को बाहर जाना पड़ेगा, दैट्स इट, फिनिश्ड। इससे हमारा डायरेक्शन, ताकि ये जो थंब है फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ हो। तो एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम इज गिवन एज 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन आई की वैल्यू क्या है 4 एम्स, 4 मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 6, 15 4 60, 1/3 या फिर 0.3 टेस्ला। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 9.8 लिया, तो इसलिए इनका 325 आया, मैंने एज यूजुअल 10 ले लिया, तो मेरा 0.3333 करके आ गया, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि जी की वैल्यू को तुम्हें 10 ही लेना है, सॉरी 9.8 ही लेना है।
अगर जी की वैल्यू तुम्हें मेंशन नहीं होती है, इट इज फ्री अप टू यू, तुम्हें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कर सकते हो। समझ में आ गया? एनी डाउट्स यहां तक? नो डाउट्स, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कितना फोर्स होगा हमारे पास? टू फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू अ सेकंड करंट कैरिंग वायर, फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर एट अ साइड ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, ये जो तुम्हारा डेरिवेशन है, मैं मजाक नहीं कर रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। ठीक है, मार्क करके रख लो बुक के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम्हारा। एटलीस्ट बोर्ड्स में 10 से 15 बार पूछा जा चुका है इन द लास्ट 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, 10 बार तो मिनिमम पूछा गया है अलग अलग तरह के बोर्ड्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सीबीएसई के बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, अलग अलग तरह के बोर्ड्स में पूछा जाता है। ये तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फोर्स ये होगा, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन क्वेश्चन ऐसे आता है, derive a formula for the force that exists between two current carrying wires and then define 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है इसको डिफाइन करना है तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हारा निकल के आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड रुको। ओके, सो force between two parallel conductors carrying current. To find the force on a current carrying wire due to a second current carrying wire, first find the magnetic field due to the second wire at the site of the first wire, then find the force on the first wire due to this field. Let us consider A1 B1 and A2 B2 are two infinitely long straight conductors. करना क्या है बता देता हूं मैं। ठीक है, तुम्हारे पास यहां पे देखो, ये जो वायर है इसके कारण तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इस कंडक्टर के कारण तुम्हारा यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यही तुम्हारा पूरा का पूरा लॉजिक है। ठीक है, लेट अस कंसीडर A1 B1 and A2 B2 are two infinitely long straight conductors. I1 and I2 are the current flowing through them and these are at r distances apart. यहां पे तुम्हारा I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे तुम्हारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। Magnetic field induction at a point P on a conductor A2B2 due to a current I1 passing through A1 B1। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा जो झमेला है इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो B1 इज इक्वल टू, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट, यहां पे लिखा है ना देखो, हाँ, म्यू नॉट 2I/4πr, म्यू नॉट I/2r, 2π। अरे देखो यहां पे ये वाला फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr होता है तुम्हारे पास। सो हम लोग B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr की जगह क्या लिखते हैं? B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 म्यू नॉट I/4πr, ताकि म्यू नॉट अपॉन 4π मिल सके। यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। फॉर एन इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I/4πr। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? नाउ द लेंथ L meters distance of A to B2 will experience a force। तो यहां पे इसके कारण जो है तुम्हारा यहां पे जो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B1 का मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे तुम्हारा दिस इज कंडक्टर 1 इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नहीं समझ में आया? कंडक्टर 1 इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर 1 इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस पूरे के पूरे लाइन में तुम्हारा प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका वैल्यू है म्यू नॉट I/2πr या फिर म्यू नॉट अपॉन 4π तुम्हारा 2I/r। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहां पे आ गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 1 के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तुम्हारा दिखा रहा है। नाउ
द लेंथ L मीटर लेंथ लॉन्ग A to B2, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे एक L मीटर लॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है, L मीटर का तुम्हारे पास कंडक्टर है, तो L मीटर लेंथ ऑफ A to B2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स हाउ मच, F2, ये जो कंडक्टर 2 है, ठीक है, F2 इज व्हाट, F2 इज द फोर्स experienced by the conductor 2 due to the magnetic field of conductor 1, ठीक है, हाँ, ये हो गया तुम्हारा F2, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा B1 मल्टीप्लाइड बाय I2, B1 मल्टीप्लाइड बाय I2 क्रॉस L, या फिर B1 I2 L, तो 90 डिग्रीज के बराबर है तुम्हारे पास, है ना, कंडक्टर का लेंथ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तुम्हारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लिटरली तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तुम्हारे पास B1 I2 L के बराबर हो गया, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या लिखेंगे 2I1 I2 L अपॉन R। यहां पे तुम्हारे पास ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, दिस इज इक्वल टू B1, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या हो जा रही है तुम्हारे पास, इसको ढंग से फिर से लिख देता हूं मैं। F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई L, ठीक है। नाउ conductor A1 B1 also experiences the same amount of force directed towards the wire A2 B2। कंडक्टर 1 भी तुम्हारा क्या कर रहा है, सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाँ कि ना, हाँ, तो कंडक्टर A1 B1 also experiences the same force directed towards the wire A2 B2। F1 की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, F1 तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है, F2 भी तुम्हारा अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, नाउ therefore the force between two current carrying parallel conductors per unit length, so F2 अपॉन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि कंडक्टर का लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, समझ में आ गया। द फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला तुम निकाल चुके हो, टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, एक सेकंड, आ जाओ बैठो, इसका मतलब क्या है, यहां पे तुम्हारा जो करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे भी अगर तुम्हारा अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों के दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना फोर्स, ये फोर्स भी इस तरफ है, ये फोर्स भी इस तरफ है, तो दोनों के दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जो तुम्हारा करंट है अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तुम्हारे पास क्या होगा, यू विल गेट योर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। एक सेकंड और रुको, टैब ये सब कुछ वहां पे रख दो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर शुरू करने वाले हो ना, हाँ, फिर एक काम करो, ये जब वो लोग आ जाएंगे ना तब मैं दे दूंगा तुम्हें, आई वांट टू फिनिश दिस इन 1.5 आवर्स ओनली। अगले टॉपिक में जाए, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर in terms of force. 1 ampere is the current which flows through each of the two parallel uniform line
linear conductors which are placed in free space at a distance of 1 meter from each other and attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन्स पर मीटर। ठीक है, 2 into 10 to the power minus 7 कहां से आ गया तुम्हारे पास? म्यू नॉट की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 7 होती है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा 10 to the power minus 7 होता है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर 10 to the power minus 7 है तो तुम्हारे पास शांत, ठीक है। सो इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। थोड़ा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। सो calculate the force per unit length on a long straight wire carrying current of 4 amps due to a parallel wire carrying 6 ampere current। ठीक है, नाउ एक क्या हो रहा है तुम्हारे पास? कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग 4 एम्पेयर करंट ड्यू टू अ पैरेलल वायर कैरिंग 6 एम्पेयर करंट। दोनों में सेम फोर्स लगा रहता है हमेशा, ठीक है। द फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन क्या हो गया? आर, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर है तुम्हारे पास। सो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1, अरे ये तो लिख दिया हूं मैं। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया म्यू नॉट की वैल्यू 10 to the power of minus 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू तुम्हारा 6 अपॉन 3 सेंटीमीटर से 0.03, या फिर 3 इंटू 10 to the power minus 2 लिख देता हूँ। 3 इंटू 10 to the power minus 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। सो 3 इंटू 10 to the power minus 2, सो इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 4 2 8 8 16 16 इंटू 10 to the power of minus 5, 16 इंटू 10 to the power minus 5, या फिर 1.6 इंटू 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर। शांभवी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अ शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में किसको डाउट था? कोई डाउट नहीं था ना। अगला एग्जांपल, a short conductor of length 5 centimeters is placed parallel to a long conductor of length 1.5 meters near its center। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट्स इस क्वेश्चन में? यहां तक कोई डाउट है? अ शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड पैरेलल टू लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स नियर इट्स सेंटर। ठीक है, सो तुम्हारे पास 1.5 मीटर का एक तुम्हारा कंडक्टर है, उसके बगल में तुमने क्या किया है? एक 5 सेंटीमीटर के कंडक्टर को रखा हुआ है नियर इट्स सेंटर। A short conductor of length is placed parallel to a long conductor. Okay, the conductor carries a current of 4 amps and 3 amps respectively in the same direction. So 5 सेंटीमीटर वाले के अंदर कितना जा रहा है? 4 एम्पियर करंट जा रहा है। इसके अंदर 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसके अंदर तुम्हारा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट? 3 सेंटीमीटर अपार्ट होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? अगेन I1 की वैल्यू क्या है? 3 एम्प्स। I2 की वैल्यू क्या है? 4 एम्प्स। तुम्हारा R की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 0.03, या फिर 3 इंटू 10 to the power minus 2 लिख देता हूँ। 3 इंटू 10 to the power of minus 2, ठीक है। सो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर? अच्छा, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर प्लेस्ड 7 मीटर्स अपार्ट। सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2I1I2 अपॉन आर, है ना। सो 10 to the power minus 7 multiplied by 2 into 3 into 4 upon 3 into 10 to the power of minus 2, ये कट गया तो क्या बचा? 8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन्स पर मीटर। 8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन्स पर मीटर हो गया।
अब तुम्हारे पास बड़ा कंडक्टर का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर्स है ना। तो बड़े कंडक्टर का लेंथ होगा तुम्हारा 1.5 मीटर्स है, तो तुम्हारा टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ टोटल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है तुम्हारे पास, 8 इंटू 10⁻⁵। सो 8 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्या हो जाएगा, 15 8 जार 120, 12। तो 1.5 इंटू 8 जार तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12। सो 12 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन्स हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, लेंथ कितना दे रखा था, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे, अच्छा लॉन्ग कंडक्टर में शॉर्ट कंडक्टर का ये होगा ना, लेंथ होगा ना। देखो इसके ऊपर, लॉन्ग कंडक्टर के ऊपर कौन फोर्स डाल रहा है, शॉर्ट कंडक्टर फोर्स डाल रहा है। शॉर्ट कंडक्टर के ऊपर कौन फोर्स डाल रहा है, लॉन्ग कंडक्टर डाल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास लॉन्ग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है, तो शॉर्ट कंडक्टर का लेंथ लेना पड़ेगा तुम लोगों को। शॉर्ट कंडक्टर पे अगर तुम्हें फोर्स लगाना है, तो लॉन्ग कंडक्टर का लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नहीं इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे एक तुम्हारा 5 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा 1.5 मीटर्स लंबा है। फोर्स तो सेम है, तुम्हारा जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। द फोर्स द फोर्स ऑन द लॉन्ग कंडक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द स्मॉल कंडक्टर। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो इन्होंने फोर्स पर यूनिट लेंथ का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, नहीं एक सेकंड को क्या किया इन्होंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 इंटू एल अपॉन आर। सो I1 की वैल्यू दे रखी है, I2 की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू तुम्हारी 5 इंटू 10⁻⁻2 है। सो द फोर्स ऑन द लॉन्ग कंडक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द स्मॉल कंडक्टर। क्या ये सही है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, सेम नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा ना। देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या दे रखा हुआ है, हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू एल होता है। सो यहां तक ये दोनों के दोनों का सेम है। एल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, एल एक के लिए 1.5 है, दूसरे के लिए तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻2 है। सो फोर्स तो तुम्हारा सेम हो नहीं सकता, फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा सेम हो सकता है। नहीं, सोच के देखो। जी मैंने यहाँ पे टोटल फोर्स तुम्हारा एल इंटू एल होगा। हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो गई। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर के बराबर होता है। हाँ, L1 नहीं है, पर अरे तुमने अगर क्या बोलते हैं 10 मीटर का कपड़ा खरीदा 100 रुपए का, तो 10 मीटर का कपड़ा अगर तुमने 100 रुपए का खरीदा, तो 1 मीटर का कपड़ा कितने का आया, 10 रुपए का। कैसे निकाला तुमने, कपड़ा पर यूनिट, है ना, वही। ठीक है, हाँ देखो तुमने तुम्हारा कपड़ा का रेट क्या है, 10 रुपए पर मीटर, है ना। तो अगर तुम क्या बोलते हैं 20 रुपए 20 मीटर खरीदोगे, तो तुम्हारा कॉस्ट अलग आएगा। अगर अमुक 30 मीटर खरीदेगा, तो अमुक का कॉस्ट अलग आएगा। फोर्स तुम्हारा अलग अलग होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा सेम हो सकता है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ आई थिंक शुड बी द सेम दोनों में। यहाँ पे कुछ एक से मैं अगले क्लास में तुम्हें फिर से एक बार बता दूंगा इसको, थोड़ा और समझ के मैं बता दूंगा। ठीक है, सो वेट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। लॉन्ग कंडक्टर में शॉर्ट कंडक्टर का तुम्हारा फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा शॉर्ट कंडक्टर का लग रहा है, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा
8 into 10 to the power minus 5 Newton per meter multiplied by 5 into 10 to the power of minus 2. सो ये हो जाएगा 8 5 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 या फिर 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 के बराबर हो गया, या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा, अगर देखो इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर्स है दोनों के दोनों, तब तो तुम्हारा फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम रहेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ तो तुम्हारा सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, अगली क्लास में आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू फर्दर, थोड़ा और डीपली जाके मैं बता दूंगा इसको। समझ में आ गया? अभी इस पे हम लोग ड्वेल नहीं करते, अगले टॉपिक पे जाए। ठीक है, नाउ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग अभी क्या डिजाइन करने वाले हैं पता है? हम लोग एक मोटर को डिजाइन करने वाले हैं। किस तरह से तुम्हारा एक मोटर जो है चलता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। नाउ कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. Let AB is equal to CD and B and is equal to B and AD is equal to BC is equal to A. Let I be the current flowing through the loop. ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारा इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अक्रॉस तुम्हारा क्या फ्लो कर रहा है, करंट तुम्हारा I फ्लो कर रहा है। ठीक है, I तुम्हारा ऐसे करंट फ्लो करता जा रहा है। ये जो लेंथ है वो क्या है तुम्हारा, AB और CD की वैल्यू क्या है तुम्हारा, B है। दिस लेंथ इज B एंड दिस लेंथ इज योर A. समझ में आ गया? नाउ लेट I be the current flowing through the entire loop. Case number 1. The rectangular loop is placed such that the uniform magnetic field B in the loop is in the plane of the loop. मतलब क्या? What does it mean? Case number 1, the rectangular loop is placed such that the uniform magnetic field B is in the plane of the loop. That means तुम्हारे पास ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ठीक है, हाँ, ऐसा तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और जो तुम्हारा लूप है, लूप दिस इज AD, ये जो है ये हो गया A, ये हो गया तुम्हारा D। अगर तुम इसको फ्रंट से देखोगे, लिटरली फ्रंट से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। सो ये है प्लेन ऑफ द लूप, लिटरली तुम्हारा ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा आ रहा है, और लूप तुम्हारा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है टू दैट लूप। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई ना? नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द आर्म्स AD एंड BC। क्यों? अब यहां पे देखो, इसको मैं एक 2 डायमेंशनल फिगर में बना के दिखाऊं। ये देखो, ये है तुम्हारे पास नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारे पास साउथ पोल। ठीक है, यहां पे मैं थोड़े बहुत फील्ड लाइंस बना रहा हूं। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड सम फील्ड लाइंस। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन फील्ड लाइंस के अंदर ही मैं अपना एक कॉइल रख रहा हूं। ठीक है, आई हैव प्लेस्ड द कॉइल हियर। ये हो गया मेरा ABCD। यहां तक एनी डाउट्स? ओके, नाउ ये जो AD और BC है, इनके अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू L क्रॉस B होता है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, 0। तो देयरफॉर इसलिए तुम्हारा यहां पे इन्होंने लिखा है नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द आर्म AD और BC में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड ऑन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ F1 ऑन AB पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, AB और CD में तुम्हारा फोर्स लग रहा है। सो यहां पे देखो, तुम्हारा जो फोर्स है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, उंगली को रख लो अपने डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखो। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को तुम ऐसे अलाइन करो। ठीक है, ऐसे करके। सो करंट तुम्हारा आगे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जा रहा है। फोर्स तुम्हारा कहां पे लगेगा, फोर्स तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। सो इन द आर्म
ए बी, द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, डाउनवर्ड्स, या फिर यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, अब सीडी पे देखो, सीडी पे करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है इस तरह से। सो करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगली को रखो, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा है, तो फोर्स कहां पे होगा, ऊपर की तरफ। सो इन द आर्म CD the force is acting outwards, हाँ, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, दैट मीन्स तुम्हारे पास अगर एक कंडक्टर है ऐसा, यू हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, ये जो साइड है इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जो साइड है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जब तुम्हारे ऐसा फोर्स लगता है तो क्या होता है, कॉइल टर्न करने लग जाता है, अंडरस्टूड। ऐसे फोर्स लगते वक्त तुम्हारा जो कॉइल है इट लिटरली स्टार्ट्स टू टर्न लाइक दिस। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ता हूं। सो F1 and F2 are equal and in the opposite direction, so the net force on the loop will be zero, but लूप में नेट फोर्स जीरो है मगर क्या लग रहा है, फोर्स जीरो है मगर रोटेट हो रहा है, तो क्या लग रहा है, टॉर्क, टॉर्क लग रहा है, ठीक है। बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 एंड F2 आर ऑपोजिट एंड पैरेलल, सो दे फॉर्म अ कूपल, ठीक है। नाउ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस कूपल ऑन द लूप रोटेट्स द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम्हारा यहां पे द साइड जो है, यहाँ पे ए बी जो है, ए बी की तरफ नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सी डी की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा लूप लिटरली रोटेट करता जा रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। जो भी चीज रोटेट करता है उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, तो टॉर्क हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है दैट टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तुम्हारा आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ। नाउ यहां पे देखते हैं, सो टॉर्क इज इक्वल टू F1 A/2 प्लस F2 A/2, ठीक है। A/2 कहां से आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा यहां पे इस एक्सिस पे तुम्हारा रोटेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये क्या है, A है, तो ये जो आधा डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, A/2 के बराबर, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। फोर्स और डिस्टेंस तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर के हिसाब से होने के कारण तुम्हारा F1 और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू तुम्हारा F1 A/2 प्लस F2 A/2 के बराबर हो गया। सो टॉर्क इज इक्वल टू ILB A/2 प्लस ILB A/2, तो तुम्हारा A/2 प्लस A/2 क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। सो ILBA, सो आई तुम्हारा यहां पे आई देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो यहाँ पे इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, बी के बराबर है, ये जो लेंथ है वो क्या है, ए के बराबर है, ये लेंथ जो है तुम्हारा बी के बराबर है। सो यहाँ पे इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू आई बी बी, थीटा तो तुम्हारा 90 डिग्री है ही, तो तुम्हारे पास यहाँ पे आई बी बी मिल गया, ये कैसे आया समझ में आ गया। और डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज A/2, है ना। यहाँ पे दिस इज द कंडक्टर, तुम्हारा यहाँ पे ये है कंडक्टर, और ये है डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से कितना दूर है और कितना फोर्स लग रहा है। टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड तुम्हारा फोर्स, आर इज व्हाट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा एक्सिस, मान लो यहां से इतना दूर जो है तुम्हारे पास
फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, और ये है तुम्हारा आर, ये है तुम्हारा एफ। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आर क्रॉस एफ। समझ में आ गया? आर क्रॉस एफ के बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दिस? सो यही चीज यहां पे भी हो रहा है। यहाँ पे आई बी बी, दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा क्या है, दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास, ए अपॉन टू। ये एक के ऊपर लगने वाला फोर्स है, दूसरे के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगेन प्लस आई बी बी ए अपॉन टू। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए अपॉन टू प्लस ए अपॉन टू, ए के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे, सॉरी ये फोर्स नहीं, टॉर्क, यहाँ पे दिस इज फोर्स, ये टॉर्क है, और ये भी तुम्हारे पास क्या है, टॉर्क। सो आई बी बी ए, ठीक है, समझ में आ गया? ये टॉर्क हो गया तुम्हारे पास, वेयर बी इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, ए इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एंड ए बी इज द एरिया। अब बी मल्टीप्लाइड बाई ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी मल्टीप्लाइड बाई बी ए, और ए बी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, एरिया ऑफ द लूप। देयरफॉर टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा आई ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है बस, क्योंकि तुम्हारा क्रॉस हम लोगों ने हटा दिया है, थीटा 90 डिग्री के बराबर है, हम लोगों ने क्रॉस हटा दिया है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया ये? ओके, नाउ द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बट मेक्स एन एंगल विद इट। एक एंगल बना रहा है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्टेन एंगल में रोटेट कर दे रहा हूं। ये हमारा साइडवेज व्यू है, दिस इज व्हाट, साइडवेज। ये है तुम्हारा टॉप व्यू। अब यहीं पे मैं एक साइडवेज व्यू बनाता हूं यहां पे इस तरह से, ठीक है, आई एम गोना मेक अ साइडवेज व्यू लाइक दिस, ऐसे। कंडक्टर को हम लोगों ने ऐसे रख दिया है, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक एंगल बनाते हुए बैठा हुआ है, अगर एक एंगल बना रहा है तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तब मेरा फोर्स कितना होगा, तब मेरा टॉर्क कितना होगा, ये सब कुछ हमें देखना है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल इज गिवन एज थीटा, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास फील्ड है, यहां पे तुम्हारे पास कॉइल का प्लेन है, ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है तुम्हारा, थीटा बन रहा है। सो फोर्स ऑन BC एंड AD आर इक्वल एंड ऑपोजिट। BC यहां पे देखो, BC और AD पे तुम्हारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, देखो यहाँ पे BC पे करंट कैसा जा रहा है, दिस इज BC, BC पे करंट ऐसे जा रहा है ना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तुम्हारे पास, इस तरफ है। सो तुम्हारे एक पे फोर्स उल्टा जा रहा है, दूसरे पे फोर्स उल्टा जा रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स जा रहा है। नहीं समझ में आया? बताता हूं, जैसे देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द, सॉरी ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ रुको, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हाँ रुको, देखो 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 देखो, अब क्या हो रहा है, देखो ये है तुम्हारा करंट, इसके कारण क्या हो रहा है, फोर्स तुम्हारा इस तरफ बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। दूसरे में तुम्हारा जो करंट है इस तरफ होने के कारण फोर्स यहां की तरफ लग रहा है, इक्वल और ऑपोजिट है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस तुम्हारा कहां पे, AD और BC पे लगने के कारण तुम्हारा वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मैं दिखा देता हूं कैसे फोर्स लग रहा है तुम्हारा, यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। नाउ AB और CD जो है, इन दोनों के ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, AB के ऊपर फोर्स तुम्हारा अगेन तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, CD के ऊपर फोर्स तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है, तुम्हारा रोटेट करते जा रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। Forces BC and AD are equal and opposite,
so they cancel each other out as they are collinear vectors. Forces AB is F1, AB में तुम्हारा F1 फोर्स लग रहा है, CD में तुम्हारा F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, IBB के बराबर ही है तुम्हारे पास. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज एज शोन इन फिगर. यहां पे थोड़ा बहुत हमें अलग देखने को, तो अलग तरीके से इसको समझना है, ठीक है. सो जब तुम्हारा कॉइल ऐसा था, ठीक है, जब तुम्हारा कॉइल लिटरली फ्लैट था प्लेन के साथ, तब क्या हो रहा था, तुम्हारा ये जो एक्सिस है, एक्सिस से तुम्हारा जो डिस्टेंस तो था वो किसके बराबर था, a/2 के बराबर था. यहां पे भी तुम्हारा a/2 के बराबर हो गया, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. अब क्या हो रहा है, तुम्हारा रोटेट कर रहा है, रोटेट करते वक्त क्या हो रहा है, लिटरली तुम्हारा ऐसे. अब एक्सिस के बीच में तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, ठीक है. एक्सिस के बीच में जो तुम्हारा डिस्टेंस है, इट इज नो लॉन्गर a/2 ही है, एक्चुअल डिस्टेंस a/2 है, मगर तुम अगर ऐसे इंक्लिनेशन के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, ठीक है. सो बेसिकली यहां पे देखो, तुम्हारे पास क्या है, दिस होल थिंग इज योर a/2, दिस इज योर थीटा. तुम्हें ये एंगल निकालना है, ठीक है. यू वॉन्ट टू फाइंड दिस लेंथ, ये लेंथ निकालना है. नहीं समझ में आ रहा, ओके. यहां पे देखो, ये है तुम्हारा ए, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये है ए, ठीक है. आगे से व्यू करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आगे से व्यू करो, ठीक है. क्या हो रहा है तुम्हारे पास, धीरे 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 तुम्हारा लेंथ कम होते जा रहा है. सिर्फ आगे से व्यू करो. राइट नाउ योर लेंथ इज ओनली दिस मच. पहले कितना था, इतना था तुम्हारा लेंथ, मगर जैसे जैसे तुम रोटेट कर रहे हो इस एंगल में तुम्हारा लेंथ जो है कम होते जा रहा है. द लेंथ इज ऑल पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है तुम्हारा यहां पे. नहीं समझ में आ रहा, यहां पे तुम्हारा क्या था, a/2 या फिर a था, ओवरऑल लेंथ a था. जब तुम इसको कम करते जा रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो, तुम्हारा जो ये जो लेंथ है ये भी कम होते जा रहा है. फिर उसके बाद इस रोटेशन के बाद फिर से तुम्हारा लेंथ जो है ऐसे बढ़ रहा है. एक एक आंख बंद कर लो तुम लोग, एक आंख बंद करके देखो, यहाँ पे लेंथ इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. ऐसे करते हो लेंथ कम हो रहा है, लेंथ हैज बिकम जीरो, फिर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ठीक है. लिटरली ऐसे तुम्हारा देखना है तुम लोगों को. समझ में आ गया. अब एक सेकंड रुको. सो फोर्स ऑन ए बी इज F1 एंड फोर्स ऑन सी डी इज F2. यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ओके. F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू आई करंट IBB, ये हमारा होता है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप इज एज शोन इन फिगर. सो तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम को देखो, ठीक है, इस डायग्राम को देखो, और हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये डिस्टेंस a/2 है, दिस डिस्टेंस बिकम्स व्हाट. यहाँ पे साइन थीटा क्यों लिखा है इन्होंने, अच्छा इन्होंने थीटा ही उल्टा माना है, कोई और चीज को थीटा माना है. एक सेकंड रुको, कॉस थीटा होना चाहिए, हाँ ना. सो a/2 तुम्हारे पास थीटा तो यही है, यही एंगल ही है थीटा तुम्हारा यहाँ पे, दिस एंगल इज अ थीटा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तुम्हारे पास. सो हम्म एक second. तो चलिए हम लोग आप हमारा वीडियो तो यहीं पे समाप्त करते हैं. अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में मिलते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू, बाय.